हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 भौतिक शास्त्र का पेपर है। इस पेपर को देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और किस प्रकार हमको सॉल्यूशन देना होता है। तो चलिए इनके प्रश्नों को समझें। तो यहाँ पहला प्रश्न है, किस उपकरण का उपयोग दिष्ट कार्य के रूप में किया जाता है? तो सही उत्तर है संधि डायोड। दूसरा है, दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक से। तो दूरदर्शी में शुरू का लेंस बड़ा होता है जिसको अभिदृश्यक कहते हैं, छोटा ही लेंस है। तो यहाँ दूरदर्शिके में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक से क्या होती है? कम होती है। फिर है आंसर, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये प्रोटॉन के बराबर 1.67 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। फिर है यहाँ प्रश्न, धारा घनत्व का एसआई मात्रक है। तो ये होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, I/A इसका सूत्र होता है। फिर ई नंबर का प्रश्न है, शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा और आरोपित वोल्टेज के बीच का कलांतर होता है। तो इसका कलांतर 90 होता है, माने पाई/2। फिर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये मुंबई में स्थित है, अभी सिलेबस में नहीं है, इसको ध्यान नहीं देना है। फिर है प्रश्न, जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। इसका मान 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम का। यदि सिलिकॉन का आ जाए तो ये सिलिकॉन का होता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं जिसमें हमको सत्य अथवा असत्य लिखना है। एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक की आपूर्त माध्य शक्ति शून्य होती है, ये सत्य है। माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है, असत्य है। ये सूक्ष्म तरंगों पर आधारित होता है या माइक्रो तरंगों पर। अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर ने की, ये भी गलत है। हर्शेल ने की। फिर है, नैज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है, ये सत्य है। वोल्टमीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ होता है, ये असत्य है, सिलेबस में भी नहीं है। डी ब्रॉगली तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, ये भी असत्य है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं, द्रव्य तरंगें हैं। फिर है, परमाणु एक धनात्मक कण है, ये असत्य है, परमाणु उदासीन होता है। अब यहाँ चौथा प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अनुगमन वेग मतलब ताप बढ़ाएंगे तो अनुगमन वेग घटता है। विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध लिखिए। तो ये है E बराबर एच न्यू। फिर है प्रश्न, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? इसको मैं बोल देता हूँ तो आप लोग सुन लीजिए। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं होता है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होता, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। फिर से दोबारा से सुन लीजिए। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके नीचे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होता है, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। फिर प्रश्न है, प्रकाश का विवर्तन क्या है? तो इसको भी मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, आप सुन लें। जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण धार वाले किनारों से या अवरोधों से टकराता है तो मुड़ जाता है और उसकी ज्यामिति छाया में अतिक्रमण कर लेता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। फिर है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है डायऑप्टर। इसके बाद चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होती है? तो ये साउथ से नॉर्थ माने दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। फिर प्रश्न है, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो धारा मापी के कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। मान लीजिए धारा मापी है और इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं तो धारा मापी वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। फिर यहाँ पांचवा प्रश्न है, मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान क्या है?
तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसका मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। फिर है प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न विभव की ओर? तो ये गति करेगा उच्च विभव की ओर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के विपरीत बल लगता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है तो विपरीत बल लगेगा। उच्च विभव का मतलब यहाँ धनावेश समझना है, और निम्न का मतलब ये माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन में तो वैसे भी माइनस आवेश होता है, तो माइनस वाला कहाँ की ओर जाएगा? धन की ओर जाएगा। माने ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है। तो इसमें पूछा है कि क्यों, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है, इसलिए उच्च विभव की ओर ये जाएगा। फिर यहाँ छठवें प्रश्न को देखिए, विद्युत सेल क्या है? तो वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है विद्युत सेल कहलाती है। उदाहरण दे सकते हैं यहाँ पर, शुष्क सेल दे दें या संचायक सेल दे दें। ऐसे करके बहुत सारे सेलों का नाम इसमें बता सकते हैं। एक दो आपको एग्जाम्पल देना है, डेनियल सेल दे सकते हैं। फिर प्रश्न है, ओम का नियम लिखिए एवं धारा और विभवांतर के बीच का ग्राफ बनाइए। तो ओम का नियम ये है, और इस तरह से हमको यहाँ पर धारा और उसके बीच का ग्राफ बना देना है। तो ओम का नियम सुनिए, यदि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम है। इसका ग्राफ है, तो यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ आई लिख देंगे, और ये इस तरह से बना देंगे, इसका ग्राफ हो जाएगा। फिर देखिए सातवां प्रश्न है, सदिश रूप में बायो सेवर्ट का व्यंजक लिखिए। तो सदिश रूप में इस तरह से लिखेंगे, डी बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, ये म्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा? 4 पाई। फिर ये हो गया आई डी एल, वेक्टर लगाना है, आर वेक्टर लगाना है, और बटे में आर क्यूब लिखना है। इस तरह से यहाँ पर इसका ये क्या हो जाएगा? सदिश रूप हो जाएगा। वैसे आप लोग इसमें आर स्क्वायर पढ़े हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हम ऊपर एक आर लिखे हैं, इसलिए एक आर नीचे बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आर का क्यूब। ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। इसके साथ आगे का प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते क्यों? क्योंकि ये बंद वक्र बनाती हैं, इस तरह से घेरा बनाती हैं। बंद वक्र बनाएंगी तो पता न चलेगा कि ये शुरू कहाँ से हुई या अंत कहाँ से हो। तो सिर्फ इतना ही देना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते क्योंकि ये बंद वक्र बनाती हैं। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं आठवां प्रश्न, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट की आपूर्ति पर 200 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। बल्ब का प्रतिरोध क्या है? तो आप ज्ञात है करके लिखेंगे V बराबर 220 वोल्ट, और ये शक्ति है तो P बराबर 200 वोल्ट, फिर 200 वाट। फिर लिखेंगे हम जानते हैं, तो ये सूत्र होता है V इक्वल टू P इक्वल टू ना, शक्ति इक्वल टू P इक्वल टू होता है V I, लेकिन इसमें आई नहीं दिया, तो यहाँ पर भी का आई का मान रख देंगे। जब आई का मान रखेंगे तो देखो, आप सूत्र जानते हो, v इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? v अपॉन आर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ v अपॉन आर, मतलब ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर। अब हमारा टारगेट है प्रतिरोध को निकालना, तो यहाँ सूत्र बनेगा r बराबर v स्क्वायर अपॉन p, ये सूत्र बन जाएगा। अब v स्क्वायर का मतलब 220 को दो बार लिखना है, 220 गुणे क्या लिख देता हूँ? 220, और बटे p का मान कितना है? 200। तो यहाँ शून्य और ये शून्य कटेंगे, ये शून्य और ये शून्य कटेगा, 2 का भाग करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 का 22 में गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास r इक्वल टू हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 44। तो इसका मतलब ये हो गया 242 ओम। इस तरह से यहाँ पर
11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 2 24 हो जाएगा, तो 242 ओम इसका प्रतिरोध हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट आपूर्ति पर 200 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। बल्ब में प्रवाहित आरएमएस धारा, इसमें आरएमएस धारा डेटा तो सेम ही है, तो लिखेंगे ज्ञात है V बराबर 220 और P बराबर कितना है 200 वाट। तो अब हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू होता है V इंटू आई। यहाँ से मुझे I निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा P अपॉन V। P का मान कितना है यहाँ पर, ये दिया है 200 और V का मान कितना है 220। तो यहाँ 220 है, तो ये शून्य और ये काट देंगे। अब हमारे पास ये है, तो ये आ गया 10 से काट देंगे, 10 और ये हो गया 11, मतलब हमारे पास आया 10/11 आ गया। अब इसको आप काट के देखेंगे तो कितना आएगा, उसको देखते हैं। तो इसमें भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.9 एम्पियर। फिर यहाँ अगला प्रश्न है, संयुग्मी फोकस क्या है, सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको हटा देते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, अथवा वाला। अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में दो अंतर लिखिए। तो देखिए, इसमें अपवर्ती दूरदर्शी में जो अभिदृश्यक होता है वो उत्तल लेंस होता है। परावर्ती दूरदर्शी में जो अभिदृश्यक होता है वो अवतल दर्पण होता है। इसके बाद अपवर्ती में इसमें गोलीय विपथन होता है और इसमें गोलीय विपथन नहीं होता है। इसमें जो है वर्ण विपथन होता है, माने कलर चेंज हो जाता है, इसमें वर्ण विपथन नहीं होता है। ये भारी होते हैं, ये हल्के होते हैं। इनके समंजन के लिए अधिक समय लगता है, इनके लिए कम लगता है। इस तरह से आप जो है दो अंतर हैं, कोई भी दो अंतर इसमें लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो इसको सुन लीजिए। जब उचित आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर टकराता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। फिर यहाँ आइंस्टीन का समीकरण है, तो यहाँ लिख सकते हैं के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। इस तरह से ये इसका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। जहां करके आप लिख सकते हैं अधिकतम गतिज ऊर्जा है ये, एच का मतलब प्लांक नियतांक, न्यू का मतलब आवृत्ति और न्यू नॉट का मतलब देहली आवृत्ति। फिर अगला प्रश्न है, डी ब्रागली द्रव्य तरंगें किसे कहते हैं। तो गतिमान कणों के साथ संलग्न तरंग को डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। इसका समीकरण लिखना है, तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम भी। यहाँ फिर बताना है, जहाँ करके लेमडा का मतलब तरंग दैर्ध्य है, एच का मतलब प्लांक नियतांक है, एम का मतलब है कण का द्रव्यमान और वी का मतलब है कण का वेग। अब यहाँ अगला प्रश्न है, बोर मॉडल की दो परिकल्पनाएं लिखिए। तो ऐसे तो इसकी तीन परिकल्पनाएं हैं, मैं तीनों बोल देता हूँ, आपको सुनना है। पहली परिकल्पना है जिसको हम कक्षा का प्रतिबंध भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, किंतु विकिरण का उत्सर्जन नहीं करते हैं। दूसरा है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तीसरा है, जब इलेक्ट्रॉन उच्चतर कक्षा से निम्नतर कक्षा में संक्रमण करते हैं तो फोटॉन का उत्सर्जन करते हैं, जिसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक अवस्था की ऊर्जा और अंतिम अवस्था की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। इस तरह से ये तीन परिकल्पनाएं हैं, इनमें से कोई दो परिकल्पनाएं आपको लिखना है। फिर है, परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की थी। तो रदरफोर्ड ने की थी। फिर इसका चित्र बनाना है, तो आप इसमें आप शो कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक स्वर्ण नाभिक है, ये अल्फा कण इससे टकराते हैं
और ये पर्दे पर जाकर के विभिन्न भागों में यहाँ पर ये चमकीला बिंदु उत्पन्न करते हैं। बड़ा चित्र भी बना सकते हैं, स्रोत से लेकर के एलईडी वाला जो रदरफोर्ड के प्रकीर्णन का प्रयोग का है, वो वाला चित्र आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, समस्थानिक किसे कहते हैं? हाइड्रोजन के कोई दो समस्थानिकों के नाम लिखना है। तो वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं पर परमाणु भार भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। अब हाइड्रोजन के समस्थानिक में ये लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन है। दूसरा यहाँ पर ये ड्यूटेरियम है और तीसरा यहाँ पर ये ट्रिटियम है। यहाँ पर देखें, सब में मैं एक एक लिखा हूँ, इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक समान है। ऊपर परमाणु भार देख रहे हैं अलग अलग है, इन्हें ही समस्थानिक कहते हैं। इसके बाद यहाँ समभारिक है, इसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो वे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं या परमाणु द्रव्यमान समान होता है लेकिन क्रमांक अलग अलग होता है, उसे समभारिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा ट्रिटियम है और यहाँ हीलियम भी मान लेते हैं, ये 2 होता है और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर दोनों का भार 3-3 हो गया, माने ये समभारिक है, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक अलग-अलग है। तो जिनका परमाणु क्रमांक अलग-अलग हो और परमाणु द्रव्यमान समान हो, उसे हम समभारिक कहते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गॉस नियम द्वारा कूलाम के स्थिर विद्युत व्युत्क्रम वर्ग के नियम को निगमित कीजिए। ये 2025 में भी आ चुका है, इसलिए 2026 में आने की संभावना नहीं है, पर फिर भी बता देंगे। इसके बाद है, किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है? चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो चलिए इसके प्रश्नों के उत्तरों को समझते हैं। अब जो हमारा प्रश्न था 13वां वाला 3 नंबर का, कि गॉस नियम से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की स्थापना करना है, तो सबसे पहले इस तरह का हम चित्र बना लेंगे। अब इसमें हम चित्र के बारे में लिखेंगे कि माना ओ बिंदु है, इस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है, और इसके बाद तीव्रता ज्ञात हो जाएगी तो हम विद्युत बल ज्ञात करेंगे। तो चलिए, विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा होता है, पर यहाँ पर कॉस थीटा की जगह 0 लिखेंगे क्योंकि यहाँ ई और डी एस एक ही दिशा में है। तो कॉस 0 का मान तो 1 होता है, तो ई एस आ गया। अब ये फाई लिखेंगे, ई लिखेंगे। ई एस का मतलब होता है इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये गोलाकार पृष्ठ है, तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन गॉस प्रमेय से फाई का मान होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो है ये वाले फाई का मान रख देना है। यह समझिए, यह जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। अब यहाँ का पर हमको ई का मान निकालना है ना, ई का, तो इसका सबका पक्षांतर कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमको बल निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यदि क्यू आवेश हो तो उस पर लगने वाला बल, तो एफ इक्वल टू क्यू ई होता है। यहाँ ई का मान ये वाला रख देंगे, ये वाला। तो कैपिटल क्यू तो हमारे पास पहले से था, स्मॉल क्यू और आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ प्रश्न ये भी था कि चालक की धारिता से क्या आशय है, यह किन कारकों पर निर्भर करती है। तो चलिए देखिए, इसके हिसाब से आप परिभाषा अपने से बना सकते हैं। चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए चालक को दी गई आवेश की मात्रा को चालक की धारिता कहते हैं। यहाँ से चालू करना है, चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए, फिर यहाँ आ जाना है, चालक को दी गई आवेश की मात्रा को चालक की धारिता कहते हैं। इस तरह से आप परिभाषा दे सकते हैं। अन्य परिभाषा याद है तो वो भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ प्रभावित करने वाले कारक हैं, चालक का आकार बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाती है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर चालक के पास अन्य कोई चालक होने पर चालक की धारिता
बढ़ जाती है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा 14वां प्रश्न है वो इस तरह से है कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर दो तरह से लिख सकते हैं और भी बहुत सारे अंतर हैं। यहाँ पर खुले परिपथ में, जो इसमें नहीं है मैं बोल रहा हूँ, खुले परिपथ में सेलों के बीच का अधिकतम विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है और बंद परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर, विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। एक परिभाषा हो गई। दूसरा ये लिख सकते हैं, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किए गए कार्य को विद्युत वाहक बल कहते हैं। फिर एकांक आवेश को केवल बाह्य परिपथ में, ये यहाँ है पूरे परिपथ में, और इसमें क्या है, बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। दोनों सेम लाइन है, बस यहाँ पूरे परिपथ की जगह इसमें क्या लिखा है, बाह्य परिपथ, तो विभवांतर कहला जाएगा। ये वाला नहीं लिखना है, यहाँ लिख देना है ये प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। विद्युत अपघटना लिख के लिख देना है, विद्युत प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। ये हटा के, मात्रा हटा के इसकी जगह पर क्या लिखना है, विद्युत प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता और ये प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यह सेलों में प्रयुक्त प्लेटों के आकार व उनके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता और ये सेलों में प्रयुक्त प्लेटों के आकार और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। और लिख सकते हैं, विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से अधिक होता है, विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। ऐसे यहाँ पर 2-3 नंबर का है तो 3 अंतर लिखना है, 4-5 अंतर है, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास फिर अंतर है, अथवा वाला प्रश्न है। प्रश्न है प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिखना है। तो यह चालक का प्रतिरोध होता है पदार्थ पर, ताप पर, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यह केवल ताप और पदार्थ पर निर्भर करता है। इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। इसका सूत्र R इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, इसका सूत्र रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है। चलिए अभी हम 14वें प्रश्न का ये विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर देख लिए, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर देख लिए। अब ये 15वें प्रश्न को देखते हैं। सामर्थ्य, ये सामर्थ्य है, इसको सामर्थ्य पढ़ना है, ऐसा जैसे लिखा है। सामर्थ्य 100 वाट एवं 400 वाट के दो बल्बों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए यदि इनकी वोल्टता समान है। अथवा वाला प्रश्न भी देख लेते हैं। किसी चालक तार की लंबाई को मूल लंबाई का आधा कर देते हैं और उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को दोगुना करने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये हमको निकालना है। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न था, दो बल्ब हैं, एक जो है 400 वाट का है, एक 100 वाट का है, तो उनके प्रतिरोध क्या होंगे ये हमको पता करना है। तो यहाँ बल्ब के सामर्थ्य का सूत्र ये होता है प्रतिरोध के हिसाब से P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यदि हम रिलेशन बनाएं तो इस R का जो रिलेशन है ये व्युत्क्रमानुपाती है, माने P व्युत्क्रमानुपाती R। तो हम लिख सकते हैं P1 का संबंध ये उल्टा होगा R1 से और P2 का संबंध ये होगा R2 से। अब हमको ये लिखना है, तो यदि हम उल्टा कर देते हैं, R1 ऊपर कर दिए, R2 नीचे कर दिए, ये देखिए यहाँ पर R1 अपॉन R2, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। P2 अपॉन क्या हो जाएगा, P1। P2 का मान 400 है, P1 का मान 100 है, यहाँ पर ये काट देंगे तो जो अनुपात है प्रतिरोध का 4:1 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न था कि यदि हमारे पास कोई चालक है, उसकी जो लंबाई है L है, उसके लंबाई को हम आधा कर दिए हैं, उसका क्षेत्रफल A था, उसके क्षेत्रफल को दोगुना कर दिए हैं, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो पहली कंडीशन है R1 बराबर रो L अपॉन A और R2 बराबर हो जाएगा रो L अपॉन 2 और अपॉन में 2A, इस तरह से है। तो हमको दोनों का निकालना है, तो R1 अपॉन R2, R1 का मान हम ये वाला रख दिए, R2 का मान हम ये वाला रख देंगे। इसमें से देखेंगे ये सब कैंसिल हो जाएगा ये। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास ये जो बटे का 2 है, इसके बटे का 2 है, तो ये 2 और 2 हो करके क्या हो जाएगा,
इसका बटे क्या 2 ऊपर चला जाएगा, इसके 2 भी ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/1। तो इस तरह से प्रतिरोध जो है, इसका दूसरा प्रतिरोध उसका 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ है 16वां प्रश्न। तो 16वें प्रश्न को पहले देख लेते हैं, फिर इसका हल देखेंगे। ये 16वां प्रश्न है, किसी उभयोत्तल लेंस के दो फलकों की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। उसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। लेंस के कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। या फिर यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी है, किसी उत्तल लेंस के वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। जल में इसकी फोकस दूरी क्या है? वायु और जल का अपवर्तनांक 1.33, वायु और कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। उसमें ये ऊपर वाला प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चलिए देखते हैं। 16 नंबर के प्रश्न है, एक तो ये उभयोत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में लिखी जाती है। यहाँ वक्रता त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, तो पहली वक्रता त्रिज्या को प्लस में लिखते हैं, +10 हो गया। वक्रता त्रिज्या दोबारा दिया है, उसकी त्रिज्या -15 सेंटीमीटर लिखेंगे, दूसरी त्रिज्या माइनस में लिखते हैं। वायु का अपवर्तनांक हम जानते हैं 1 होता है। तो यहाँ पर ये सूत्र होता है लेंस निर्माता सूत्र। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, मान रखेंगे। यहाँ एफ का मान 12 रख दिए, इसको तो इसी तरह से उतार दिए हैं। R1 का मान 10 है, R2 का मान भी ये -15 है। थोड़ा सा आगे हल नहीं किया, उत्तर डायरेक्ट ही लिख दिया है। आगे कैसे हल करना है यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे 1/12 हो गया, ये n-1 हो गया। और इस कोष्टक में देखिए 15 का गुणा इधर कर देंगे तो ये 15, और 10 का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा +10, और नीचे नीचे गुणा कर देंगे 150 हो जाएगा। ये माइनस माइनस में प्लस कर दिया हूँ, लघुत्तम नहीं लिया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हूँ, इसलिए ऐसा आ गया। अब 1/12 बराबर ये हो जाएगा n-1। 15 और 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25/150, और इसको काटेंगे तो 25 छक्का ये हो जाएगा। 6 का गुणा इधर कर देंगे तो 6/12, और ये n-1 हो जाएगा। काटेंगे 1/2 हुआ, भाग कर देंगे 0.1 बराबर हो जाएगा n-1। 0.1 और ये 1 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा n। n बराबर हो जाएगा 1.5। इस तरह से यहाँ पर इसका मान निकाल करके देखना है। अब अगला प्रश्न है, जब वायु से प्रकाश कांच में प्रवेश करे तो हम n2 का मान 1.5 ले लेंगे, n1 का मान 1 ले लेंगे, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ भी लेंस सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर जो है ये लेंस निर्माता सूत्र यहाँ लिखना है, 1/f होता है। तो f का मान 20 हो गया। यहाँ सूत्र जो है ये वाला लगेगा ना, ये वाला सूत्र यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ क्योंकि आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ लेंस निर्माता सूत्र जो है 1/f बराबर होगा n-1, और ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ f का मान मैं 20 रख दिया, n का मान 1.5, और 1.5 में 1 घटा देंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो एक स्टेप यहाँ गायब है, एक स्टेप आप एक्स्ट्रा कर लीजिएगा। ये मेरा पहला समीकरण हो गया। अब उसी कांच से लेंस के लिए, मतलब अब प्रकाश किरण जो है लेंस से कहाँ जा रही है, जल में। तो यहाँ पर n2 का मान 1.5 है, n1 का मान जो है 1.33 है। तो सूत्र वही है, तो 1.33 f ले लिए, यहाँ 1.5 1.33, 1/R1 माइनस 1/R2, इस तरह से कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण ये हमारे पास 2 हो गया, समीकरण 1/2 करेंगे। 1/2 करने पर ये और ये तो एक जैसे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ मेरे पास जो है 101/20 है, पहले वाले समीकरण में थे, ध्यान से देखिए 1/20। इसमें क्या है 1.33 बटे में हो गया, एफ हम भाग कर रहे हैं इसलिए ध्यान रखना है। वहाँ ऊपर है 0.5, और यहाँ 1.5 से ये जब घट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा दशमलव, ये हो जाएगा 7। मतलब 1.50 में 1.33 को माइनस करना है तो ये 7 हो जाएगा, ये 4।
माने ये हो जाएगा 0.17। अब इसको हल कर देते हैं तो ये f ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा f और बटे में हो जाएगा 1.33 और गुणे में क्या हो जाएगा 20 बराबर ये हो जाएगा 0.5 और 0.17। अब यहाँ f बराबर हम करेंगे तो 0.5 गुणे 1.33 गुणे हो गया 20 और बटे में हो जाएगा 0.17। जब हम इसको सब गुणा कर देंगे f इक्वल टू 78.2 सेंटीमीटर इसका मान आ जाएगा। अब हमारा 17वां प्रश्न है पेपर में निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर। ये 2026 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, 2025 में आ चुका है। तो निज अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक होते हैं। शुद्ध अर्धचालक में डोपिंग क्रिया द्वारा दूसरे तत्व मिलाए जाते हैं तो अशुद्ध अर्धचालक बनता है, मतलब बाह्य अर्धचालक बनते हैं। इसमें चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता बैंड में होलों की संख्या बराबर होती है। सीधा सीधा लिखें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होलों की संख्या इसमें बराबर होती है। इसमें एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं और पी टाइप के अर्धचालक में होल अधिक होते हैं। इनकी चालकता निम्न होती है, कम होती है, इनकी चालकता अधिक होती है। इसके उदाहरण सिलिकॉन और जर्मेनियम है। इसके उदाहरण सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम मनी मिला दें या बोरान मिला दें या पंच संयोजी त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दें तो बाह्य अर्धचालक बन जाता है। ये 0 केल्विन ताप पर कुचालक होते हैं, ये 0 केल्विन ताप पर ये सुचालक होते हैं। अब इसी प्रश्न के साथ आया है पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में इसके उपयोग को बताइए। ये भी 2026 में प्रश्न पेपर में आ चुका है, इसलिए ये 2025 में आ चुका है, 26 में आने की संभावना नहीं है, पर इसको देख लेते हैं। अब देखिए पीएन संधि डायोड है तो जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से वितरण वितरण नहीं है विसरण है यहाँ, विसरण और अपवाह प्रक्रियाओं द्वारा पीएन संधि का निर्माण होता है। इसमें अवक्षय परत का भी निर्माण होता है, इसमें निश्चल आयन पाए जाते हैं। तो ये लिखना हो तो ठीक है, नहीं ज़रूरी नहीं है। इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं या एनसीईआरटी का बुक का चित्र है उस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए आप मेरा जो है चैनल है उसमें टॉपिक वाइज इसका कंटेंट ढूंढ लें, उससे आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जब प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम चक्र है तो ए उच्च विभव पर होता है, D1 जो है अग्रभिनत हो जाता है जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित होती है। जब ए जो है ऋणात्मक वोल्टता पर होता है तो वहाँ पर पश्चाभिनत हो जाता है, इससे धारा प्रवाहित नहीं होती। इसी प्रकार जब बी वाला वोल्टता चलता है ऋणात्मक वाला तो बी धनात्मक हो जाता है तो डायोड D2 अग्र अभिनत, यहाँ अष्ट लिखा है अग्र लिख देना है, अग्र अभिनत का कार्य करता है और इसमें धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार हमको दोनों अर्धचक्रों में धारा प्राप्त होती है तो हम इसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। तो इसका पूरा वर्णन जो है मेरे यूट्यूब वीडियो में अच्छे से आप समझ सकते हैं, इसमें थोड़ा सा अधूरा है। अब यहाँ 18वां प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न है एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक निकालना है। तो इसके लिए आप सीधा सीधा ये इम्पॉर्टेंट है, इसको समझिए, इसमें चित्र भी बनाना है आपको। एक इस तरह से लंबी परिनालिका बना लेंगे, इसमें प्रवाहित धारा I है, इसकी लंबाई L है और इसमें कुल फेरों की संख्या जो है कैपिटल N बराबर स्मॉल nl है। इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। तो ये सब लिखना है। माना एक परिनालिका है जिसकी लंबाई L है, परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, इसमें प्रवाहित धारा I है और इसमें कुल फेरों की संख्या N बराबर nl है। ये सब हम लिखेंगे। लिखने के बाद हमके इसके अक्ष पर जो है चुंबकीय क्षेत्र हम निकालेंगे। तो ये होता है B इक्वल टू म्यू नॉट NI, ये हम लिख लेंगे। फिर चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे तो फाई इक्वल टू होता है NBA, इसमें मान रख देंगे। फाई इक्वल टू यहाँ लिखना पड़ेगा चुंबकीय फ्लक्स। एन का मान कैपिटल एन का मान NL है तो NL, बी का मान ये है म्यू नॉट NI और A, ये फाई का मान हम रख लेंगे। और इसके बाद हमको इसको जमा के लिख देना है। तो फाई बराबर ये हो जाएगा म्यू नॉट N 2 बार हो गया N स्क्वायर LIA,
इसके बाद मुझे फ्लक्स निकालना है। तो जो फ्लक्स का सूत्र होता है वो होता है फाई इक्वल टू एल अपॉन आई। एल का मान, ये सॉरी, एल इक्वल टू होता है फाई अपॉन आई। तो यहाँ फाई का मान क्या है, म्यू नॉट है, एन स्क्वायर है, एल है, आई है, ए है। यहाँ आई है तो आई आई कैंसिल हो जाएगा। एल बराबर क्या बचेगा, म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर एल ए। इस तरह से ये स्वप्रेरकत्व का सूत्र आ जाएगा। इसको यदि और बदलना चाहें तो ये सूत्र बन जाएगा एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। क्योंकि यहाँ पर स्मॉल एन का मान क्या है, एन अपॉन एल है। यदि इसकी जगह पर एन अपॉन एल का स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से सूत्र आ जाएगा। ये स्वप्रेरकत्व का सूत्र होगा लंबी परिनालिका के। अब इसमें प्रभावित करने वाले कारक भी पूछेगा। तो पहला लिख सकते हैं एल प्रोपोर्शनल म्यू। ये म्यू है, इसका मतलब माध्यम रखने पर स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ता है। दूसरा यहाँ एन है, तो एल प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर है, माने फेरों की संख्या बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व बढ़ेगा। फिर तीसरा हो जाएगा एल समानुपाती ए, ये है ए, परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो स्वप्रेरकत्व बढ़ेगा। और चौथा यहाँ पर जो है एल प्रोपोर्शनल वन अपॉन एल है, माने लंबाई बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व का मान घटेगा। तो इस तरह से इसी सूत्र से इसके प्रभावित करने वाले कारक बन जाएंगे। अब चलिए इसी अथवा प्रश्न में है ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इसके सिद्धांत एवं इसमें होने वाली ऊर्जा क्षय को समझाइए। तो इसमें सिद्धांत भी पूछा गया है और ऊर्जा क्षय भी पूछा गया है। और पहले प्रश्न 5 नंबर के आते थे, अब तो 4 नंबर के आने लगे हैं 2024 से। तो थोड़ा सा बदलाव हुआ है। चलिए देखते हैं इसके आंसर्स को। चलिए ट्रांसफार्मर क्या है, यह अन्योन प्रेरण पर आधारित युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाता है या बढ़ाता है। इस तरह से आपको लिखना है, अन्योन प्रेरण पर आधारित युक्ति जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाती है या बढ़ाती है उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब सिद्धांत के लिए हम इस तरह का चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर ये द्वितीयक कुंडली हो गई, ये प्राथमिक कुंडली हो गई, ये फेरों की संख्या है। अब यहाँ पर ये तो डायरेक्ट कर दिया है। पूरा देखने के लिए जो है मेरे चैनल में आप चले जाइएगा तो देखिएगा। इसमें यदि एन एस फेरे वाली द्वितीय कुंडली के सिरों का प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो ई एस इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी हो गया। यही लाइन यहाँ पर भी लिखना है, केवल यहाँ एन एस करके एन पी कर देना है। तो एन पी फेरों वाली प्राथमिक कुंडली में सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो ये सूत्र बन जाएगा। बस उस सूत्र में यस यस है, इस वाले में पी पी लिख देना है। इतना लिखने के बाद यहाँ पर यदि प्रतिरोध ना हो, कुंडली का प्रतिरोध ना हो, नगण्य हो, तो यही फार्मूला पूरा लिखना है। बस ई एस की जगह वी एस और ई पी की जगह वी पी लिख देना है। तो देखिए ई एस की जगह वी एस, बाकी इधर का वही है। वी पी की जगह क्या लिख दिए हैं, ये ई पी की जगह वी पी लिख दिए, बाकी सब यही है। यहाँ पर ये एन है। इसके बाद इन दोनों का हम भाग कर देंगे। ये मान के चलते हैं पहला समीकरण हो गया, ये वाला हमारा दूसरा समीकरण हो गया। जब हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा वी एस अपॉन वी पी, और इसमें डी फाई अपॉन डी टी कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन एस अपॉन एन पी। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे फिर प्राथमिक कुंडली में शक्ति बराबर द्वितीय कुंडली में शक्ति। यहाँ लिखा नहीं है, आप शब्दों में लिख लेंगे। तो यहाँ एक काम करेंगे हम लोग, एक स्टेप और यहाँ और बढ़ा लेते हैं, एक स्टेप यहाँ और होगा। ये हो जाएगा आई पी अपॉन आई एस, और ये हो जाएगा वी एस अपॉन वी पी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आई एस का पक्षांतर इधर कर दिए, वी पी का पक्षांतर इधर कर दिए। तो हमारे पास मान लीजिए तीसरा समीकरण हो गया, चौथा हो गया। तो जब हम तीसरा और चौथा को मिला देंगे तो हमको इस तरह से समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको करना है। तो ये फाइनली हमारे पास इस तरह से आएगा, वी एस अपॉन वी पी, इसी को लिख देना है, एन एस अपॉन एन पी, और फिर इसको लिख देना है आई पी अपॉन आई एस। इस तरह से यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। फिर हम बात करते हैं, इसमें ऊर्जा क्षय पूछ दिया है। तो इसमें ऊर्जा क्षय फ्लक्स क्षरण है। खराब अभिकल्पन या सही वायुरुक्ति के कारण प्राथमिक कुंडली का समस्त फ्लक्स
द्वितीय कुंडली से नहीं गुजरता है। कुंडलनों का प्रतिरोध तारों के में ऊष्मा के कारण ऊर्जा का क्षय होता है। भंवर धाराएं, लौह क्रोड में भंवर धाराएं प्रेरित होती हैं जिससे गर्म हो जाता है। शैथिल्य हानि चुंबकन बार बार होता है जिससे ऊर्जा ऊष्मा के रूप में खर्च होती है। इस तरह से आप इसको बड़ा करके भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है बड़ा दे दिया था उस समय। अब यहाँ प्रश्न है, प्रिज्म के पदार्थ के लिए कांच के लिए अपवर्तनांक का सूत्र स्थापित करिए। तो ये भी पिछली बार आ चुका है 2026 में। इसको मेरे वीडियो में देख लीजिएगा। और साथ में इसमें एक प्रश्न है, पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र स्थापित करिए। ये भी पिछले बार 2025 में आ चुका है, 26 में नहीं आएगा। तो इसको अलग से मेरे वीडियो में देख लीजिएगा। तो यहाँ से ये हम लोग 2023 का पेपर अभी देखे हैं। 2024 में थोड़ा सा ब्लूप्रिंट बदला था, तो 2024 का पेपर भी देखेंगे हम लोग।